नमस्कार मित्रों साथियों, मैं आपका अपना सचिन कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन पॉइंट स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप बहुत ही अच्छे से बारिश का एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। आप देख रहे होंगे भारत में जगह जगह पे बाढ़ भी आई हुई है, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो आज हम डेली करंट अफेयर एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन की एक नई बेहतरीन धमाकेदार क्लास के साथ आए हुए हैं, जिसमें आपको द हिंदू न्यूज़पेपर से आप डेली करंट अफेयर का एनालिसिस और साथ ही साथ में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इसी सेशन को। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, रूस और भारत औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी समझौता। ठीक है, भारत क्या है, रशिया और इंडिया के बीच में इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी पैक्ट हुआ है। ठीक है, भारत और रूस ने नई दिल्ली में 11वें भारत रूस कार्य समूह बैठक के दौरान औद्योगिक और तकनीकी संबंधों को गहरा करने के लिए नए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता का उद्देश्य विनिर्माण और आधुनिकीकरण व नवाचार में सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो इंडिया और रूस ने अभी क्या किया है, एक नया पैक्ट साइन किया है। कब साइन किया है? तो 11वां जो है भारत और रूस की कार्य समूह की बैठक चल रही थी, उसके दौरान औद्योगिक और तकनीकी संबंध को गहरा करने के लिए पैक्ट साइन किया गया। तो इस पैक्ट में है क्या क्या? इस पैक्ट में हम जो भारत क्या करेगा, जहां पर कोयला का है, गैसीकरण, दुर्लभ मृदा खनिज, एरोस्पेस और कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते संबंधों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया। ठीक है, किस प्रकार से? और इस समझौते का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? विनिर्माण, आधुनिकीकरण और नवाचार में सहयोग करना है। ठीक है, तो इंडिया रशिया हैव साइंड अ न्यू प्रोटोकॉल टू deepen industrial and technological ties during the 11th India-Russia Working Group in New Delhi. The agreement aims to strengthen cooperation in manufacturing, modernization and innovation. ठीक है, तो नए इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड यह पैक्ट किया गया। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक है FIEO। FIEO निर्यात रैंकिंग 2024-25। ठीक है, तो FIEO की निर्यात रैंकिंग के बारे में हमें देखना है। भारत निर्यात संगठन के महासंघ FIEO ने भारतीय राज्यों की निर्यात रैंकिंग जारी की। वित्त वर्ष 2025 में 19.38 लाख करोड़ के निर्यात के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात शीर्ष पर रहा, जिसे भारत की निर्यात महाशक्ति के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत हुई है। ठीक है, जो FIEO है, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसने जो वित्त वर्ष 2025 है, फाइनेंशियल ईयर 2025 है, में 9.38 लाख करोड़ के निर्यात के साथ गुजरात है वह एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर रहा है, जिससे भारत की निर्यात महाशक्ति जो है, भारत को ग्लोबल रूप में निर्यात महाशक्ति बनाने में इसकी भूमिका सर्वाधिक मजबूत हुई है। ठीक है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO released the export ranking for Indian states. Gujarat topped with the 9.38 lakhs crore in export for financial year 2015, reinforcing its role in Indian export powerhouse. इंडियन एक्सपोर्ट की जो पावर हाउस है गुजरात, उसमें कहीं ना कहीं अपने योगदान को नंबर 1 कर रहा। क्या था? FIEO की एक्सपोर्ट रैंकिंग 2024-25 के बारे में आर्टिकल दिया होता। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की और। हमारा अगला टॉपिक क्या कह रहा है? केरल ने हीट रेजिलेंट मुडी परियोजना शुरू की। ठीक है, केरल लॉन्चेस हीट रेजिलिएंट मुडई परियोजना। ठीक है, तो क्या है यह परियोजना? चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बढ़ते तापमान से निपटने के लिए हीट वेव की संभावना को कम करने के लिए कोझिकोड
में हीट रेजिलेंट मुड्डी परियोजना शुरू किया। केरल की पहली स्थानीय स्तर पर व्यापक हीट एक्शन योजना है। द केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इनिशिएटेड द हीट रेजिलिएंट मुड्डी project in Kozhikode to combat rising temperature and mitigate heat waves impact. This is Kerala's first local level comprehensive heat action plan. तो क्या किया केरल राज्य ने अभी क्या किया है, एक नई हीट रेजिलिएंट मुड्डी परियोजना का लॉन्च किया है, क्योंकि क्या है, बढ़ते तापमान और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और भविष्य में अपेक्षित अधिक भीषण गर्मी के लिए क्षेत्र को तैयार करने की उम्मीद है। देखिए, हर साल गर्मी बढ़ते ही जा रही है, आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पर, यह सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे हर साल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जिससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने स्थानीय रूप से एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसे हीट रेजिलेंट मुड्डी परियोजना कहा जाता है। इसमें पहली बार केरल किसी भी स्थानीय व सरकारी निकाय इतने व्यापक ताप कार्य की योजना तैयार कर रहा है। ठीक है, पहली बार केरल ने इस लेवल पर स्थानीय स्तर पर व्यापक हीट एक्शन योजना शुरू की है। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है? कोझिकोड में शुरू की गई है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसको हम नेशनल हैंडलूम डे भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, हम चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा क्षेत्र के योगदान एवं सम्मान में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। ठीक है, 2025 का विषय था मेरा हथकरघा मेरा गौरव मेरा उत्पाद। ठीक है, तो हथकरघा जो बुनकर समुदाय है, इसके सम्मान में भारत की संस्कृति, विरासत और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान को बढ़ाने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्यों मनाया जाता है? जो हथकरघा जो कारीगर है, उनको एक सम्मान, और उस समुदाय बुनकर जो समुदाय है, उसके सम्मान में, और संस्कृति, विरासत की, अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में योगदान को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है स्वदेशी आंदोलन को भी याद दिलाता है, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। तब स्वदेशी उत्पादों को और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बुनकर समाज है उसका सम्मान, और 1905 में 7 अगस्त को भारत ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी याद में भी यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो विषय है मेरा हथकरघा मेरा गौरव और मेरा उत्पाद, इस बार का यह विषय है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस दिवस की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2015 से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में इसका उद्घाटन किया था। चेन्नई में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 अगस्त को अब हम क्या मनाएंगे? हथकरघा दिवस मनाएंगे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? मिजोरम में नई प्रजाति की खोज। मिजोरम में नई प्रजाति की खोज। तो भैया, यह नई प्रजाति कौन सी है, इसके बारे में पढ़ना है। न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन मिजोरम। ठीक है, वैज्ञानिकों ने मिजोरम में एक नई प्रजाति नैरो बैंडेड रेन स्नेक, ठीक है, स्टिम्फियोसिस लेप्टोफियोटस की पहचान की, जो समृद्ध भारतीय जीव विविधता को उजागर करती है। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड न्यू नैरो बैंडेड रेन स्नेक स्मिथियोफिसे लियोफेथियोस इन मिजोरम हाईलाइटेड रिच इंडियन बायोडाइवर्सिटीज। ठीक है, तो क्या है, अभी एक नए स्नेक की प्रजाति खोजी गई है, संकरी पट्टियों वाला बरसाती सांप जो होता है, जिसको नैरो बैंडेड रेन स्नेक होता है, उसे खोजा गया है। ठीक है, और यह
स्मिथी फिश वंश की तीसरी प्रजाति है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्मिथी फिश वंश जो है उसकी यह तीसरी प्रजाति है जो पूर्वोत्तर राज्य में ही दर्ज की गई है। मिजोरम विश्वविद्यालय गुवाहाटी में स्थित जैव विविधता संरक्षण समूह हेल्प अर्थ के शोधकर्ताओं की टीम ने मिजोरम के एक ऊंचे उष्णकटिबंधीय जल में बरसाती सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहाँ मिजोरम में खोजी गई है, किसके द्वारा, तो मिजोरम विश्वविद्यालय और गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण समूह हेल्प अर्थ के द्वारा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट टॉप इन एफईयू एक्सपोर्ट रैंकिंग फाइनेंशियल ईयर 2025, वित्त वर्ष 2025 में एफईओ निर्यात रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। अभी हमने पढ़ा था, तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो हमारा गुजरात राज्य है, उसने एफईओ की जो रैंकिंग है, एक्सपोर्ट रैंकिंग है, उसमें टॉप किया है। देखते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, गुजरात इसका सही उत्तर। एक्सप्लेनेशन यह है, गुजरात रैंक्ड फर्स्ट विद द 9.38 लाख करोड़ एक्सपोर्ट इन द लेटेस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एफईओ डाटा कंफर्मिंग द पोजीशन एज द इंडिया टॉप एक्सपोर्ट स्टेट। ईपीएफओ की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने 9.38 करोड़ के निर्यात के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, व्हाट इज द न्यू लोकल हीट एक्शन प्लान लॉन्च बाय केरला। तो केरल के द्वारा किस शुरू किए गए स्थानीय हीट एक्शन योजना का नाम क्या है। तो उस एक्शन हीट योजना का नाम है मोडी हीट योजना। मोडी हीट योजना ऑप्शन थे हमारे, ऑप्शन ए केरल क्लाइमेट शील्ड, ऑप्शन बी मुड्डई हीट प्लान, ऑप्शन सी हीट रेजिलियंट मुड्डई और ऑप्शन डी कोझिकोड कूल कैंपेन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखते हैं, ठीक है, हीट रेजिलियंट मोडी जो हमारा प्लान है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो केरल के कोझिकोड में हीट रेजिलियंट मोडी परियोजना शुरू की गई जो गर्मी के लहरों से निपटाने के लिए स्थानीय स्तर पर राज्य की पहली विस्तृत योजना है। क्या कुछ गलत हो गया है, तो देखते हैं जी, हमने गलत कर दिया, पे मुड्डई हीट प्लान नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हीट रेजिलियंट मुड्डई, हीट रेजिलियंट मुड्डई इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, सभी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3, द इंडियन आर्मी रिसेंटली इंडक्टेड विच न्यू माइनफील्ड टेक्नोलॉजी। भारतीय सेना ने हाल ही में किस नई माइनफील्ड टेक्नोलॉजी तकनीक को शामिल किया। प्रश्न है, हमारी इंडियन आर्मी है उसने माइनफील्ड से रिलेटेड किस नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया है। तो देखते हैं, इसके ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक ड्रोन मार्कर, स्वचालित ड्रोन मार्कर, ऑप्शन बी MMME एम के सेकेंड, MMME एम के सेकेंड, ऑप्शन सी स्मार्ट माइन न्यूट्रलाइजर, स्मार्ट माइन न्यूट्रलाइजर, ऑप्शन डी UTM 2025। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी MMME एम के सेकेंड, MMME एम के सेकेंड हाल ही में नई माइनफील्ड टेक्निक है जो भारतीय सेना में शामिल हुई है। तो देखते हैं, भारतीय सेना ने BEML के साथ सेमी ऑटोमेटिक माइनफील्ड मार्कर MMME एम के सेकेंड को शामिल किया जो माइनफील्ड चिन्हक के सटीकता व सुरक्षा बढ़ाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, 14, प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ बायोग्राफी रिलीज्ड बाय MS स्वामीनाथन 100th एनिवर्सरी। MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर प्रकाशित नई जीवनी का नाम क्या है। तो हमारा प्रश्न है, जो हमारे M स्वामीनाथन जी है उनसे रिलेटेड प्रश्न दिया गया हुआ है। तो
उनकी 100वीं जयंती पर प्रकाशित जीवनी का नाम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रीन इंडिया, ऑप्शन बी एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी द मैन हु फेड इंडिया, ऑप्शन डी फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी द मैन हु फेड इंडिया। द मैन हु फेड इंडिया एम एस स्वामीनाथन जी की जीवनी है। यह कब रिलीज की गई? यह रिलीज की गई उनके 100वें जन्म दिवस पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या एक्सप्लेन। द मैन हु फेड इंडिया नामक जीवनी एम एस स्वामीनाथन के 100वीं जयंती पर जारी की गई, जो हरित क्रांति में उनके योगदान को दर्शाती है। या क्या दर्शाती है? हरित क्रांति में उनके योगदान को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5, पहल डीबीटी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पहल डीबीटीएल योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? प्रश्न है हमारा, पहल डीबीटीएल जो योजना है वह किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ रिलीज की गई है। देखते हैं यह क्या है, या क्या है। तो जो पहल डीबीटीएल योजना है प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा लागू की गई, जिसमें एलपीजी सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में दी जाएगी। पहल डीबीटीएल योजना में क्या होगा? जो एलपीजी की सब्सिडी है सीधे उपभोक्ताओं के खाते में दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द साइन हब पोर्टल? हाल ही में किस देश ने सिने हब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? हाल ही में इंडिया सिने हब पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो भैया इंडिया सिने हब जो हब पोर्टल है उसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमें ये देखना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह रिलीज किया गया। क्या रिलीज किया गया है? इंडिया सिने हब पोर्टल। देखते हैं इसके बारे में। जो इस पोर्टल की शुरुआत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्म उद्योगों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने हेतु की गई है। किस हेतु की गई है? भारतीय फिल्मों के उद्योग को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए यह रिलीज की गई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, तो विच रिवर is the Kheer Ganga as a tributary of recently new dues to flash flood? तो ठीक है, खीर गंगा जो हाल ही में बाढ़ के कारण चर्चा में थी, किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? खीर गंगा जो ट्रिब्यूटरी है वह किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी पार्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खीर गंगा नदी के बारे में पूछा गया है, वह किस नदी की सहायक नदी है? तो ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पार्वती नदी जो है उसकी सहायक नदी है खीर गंगा। देखते हैं, खीर गंगा नदी उत्तराखंड में पार्वती नदी की सहायक है, जो हाल ही में बाढ़ के कारण चर्चा में रही। बाढ़ के कारण में पार्वती नदी की जो सहायक नदी है खीर गंगा वह चर्चा में रही। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, द इंटरमीडिएट रेंज फोर्स INF treaty was signed between Russia and which country? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि किस
देश के साथ रूस ने की, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ रूस ने एक संधि की है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज की संधि किसने की? रूस ने की, ठीक है। INF संधि 1987 अमेरिका और सोवियत संघ अब रूस के बीच में शस्त्र नियंत्रण के लिए की गई थी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे एक नई बेहतरीन धमाकेदार करंट अफेयर की क्लास के साथ। तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं परसों एक नई धमाकेदार बेहतरीन क्लास के लिए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो कल क्लास अपलोड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं परसों। धन्यवाद।